हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे पाइल फाउंडेशन का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम सॉइल आर्चिंग के फिनोमेना को समझेंगे। पर इस फिनोमेना को समझने से पहले मैं आपके सामने 3 कंसेप्ट्स को रखना चाहता हूं। कौन कौन से? पहला, ये देखो कि जैसे ये हमारा एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो, ठीक है। इसके एक साइड फिक्स सपोर्ट है, एक साइड रोलर सपोर्ट है। इस पे मैं कहीं बीच में लोड पी लगा दूं तो यहां पे रिएक्शंस जो होंगे, ये मैंने मिड पॉइंट पे लगाया लोड पी, तो रिएक्शंस रोलर सपोर्ट पे कितना आएगा? यहां पे रोलर की जगह हिंज हो तभी भी इतना ही रिएक्शन आएगा। कितना? 5p/16। ये आप 100 में डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। यू कैन डू इट बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। नाउ 5p/16 जो सुपरपोजिशन वाला मेथड है, उससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे डिफ्लेक्शन 0 करके ड्यू टू दिस, जो ये ऊपर वाली मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपने डिफ्लेक्शन 0 करनी है। इस पे वी बी आप मान लीजिए, यहाँ पे वी बी की वजह से कितनी बी पे डिफ्लेक्शन आ रही है, इस लोड पी की वजह से यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। दोनों को जब आप इक्वल कर दोगे तो एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, तो इट गेट्स कैंसल्ड आउट एंड यहाँ पे जो वीबी की रिएक्शन है दैट विल कम आउट टू बी 5p/16। तो ये 5p/16 है, तो ये कितना आ जाएगा? p - 5p/16, 11p/16, ठीक है। अब ये रिएक्शन आया 5p/16, ये 11p/16। पॉइंट लोड P मैंने सेंटर में लगाया था, उसके बावजूद यहां पर फिक्स सपोर्ट ने ज्यादा लोड उठाया है कंपेयर टू दिस रोलर सपोर्ट। चाहे लोड P बीच में लगा था, उसके बावजूद भी दिस रिएक्शन इज मोर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्टिफर सपोर्ट है, इसकी लोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा स्टिफ सपोर्ट है ये, तो ये ज्यादा लोड उठा लेगा, ठीक है। आप भी कोई भार उठाओगे, आपका ये वाला हाथ अगर मान लीजिए स्ट्रांग है आपके ये वाले हाथ से, तो जब आप अपना बार उठाओगे ना, बार अपने आप ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस हाथ पे कंपेयर टू दिस हैंड। जैसे मुझे याद है, मैं बीच में जिम में लगा था, तो एक जो डंडा सा होता है ऐसे करके उठाना होता है, लेट के ऊपर ऐसे उठाना होता है। मैं उसको उठाने लगा तो क्या हुआ, एक दिक्कत आई कि वो डंडा मेरे से टेढ़ा हो गया ऐसे। वो ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसे? क्योंकि एक हाथ में ज्यादा दम था, एक में कम दम था। तो जिसमें ज्यादा दम था उसने ज्यादा बार उठा लिया, जिसमें कम था उसने कम बार उठाया, ठीक है। हमारी रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स में भी ऐसा ही होता है कि जब लोड पड़ता है तो जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है वो ज्यादा लोड उठा लेता है कंपेयर टू दैट हिस्सा जो थोड़ा वीक है। ये क्योंकि ये ज्यादा स्टिफ सपोर्ट है, दिस इज स्टिफर सपोर्ट, क्योंकि ये फिक्स है इसलिए इसने ज्यादा लोड उठाया। ए इज स्टिफर सपोर्ट, उसकी वजह से ज्यादा लोड ए ने उठाया, ठीक है। ये है फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ये मान लीजिए आपकी एक मेसनरी आर्च है, मेसनरी या कोई भी आर्च हो सकती है, पर मैं मेसनरी आर्च का एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरी आर्चेज में भी ये वैसे ही हुआ, क्योंकि मेसनरी आर्चेज जो है वो ज्यादा बिल्ड की जाती है, राइट, जो हमारे यूजुअल रूटीन की चीजें उनको फुलफिल करने के लिए। हालांकि ब्रिज बनाने के लिए तो ऑफ कोर्स दूसरी होगी। इस मेसनरी आर्च में चाहे ये 2 हिंज हो चाहे 3 हिंज हो, कोई भी आर्च हो, यहां पे कहीं पर भी मैं लोड लगा दूं P, तो उसकी वजह से क्या होगा? हो सकता है मैंने सेंटर में लगाया, हो सकता है कहीं पे भी लगा दिया, कहीं पे भी लगा दूं मैं, उसकी वजह से क्या होगा कि ये खुद जो ये रिब है
इसकी कैपेबिलिटी तो है नहीं उठाने की। तो ये क्या करती है, ये जैसे नेटवर्क ऑफ ब्रिक्स बन गया, मैसनरी आर्च है तो नेटवर्क ऑफ ब्रिक्स बन गया। तो ये एक ब्रिक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो कनेक्टेड ब्रिक्स है, जो नेटवर्क है ब्रिक्स का, वो इस लोड को इधर और इधर डिफ्लेक्ट कर देता है। क्योंकि इसकी खुद की कैपेबिलिटी है नहीं उठाने की, एक्चुअल में होगी, हम मान के चलते हैं नहीं, हम मान के चलते हैं नहीं, ये इस और इस स्पोर्ट पे, इसलिए ये जो नेटवर्क ऑफ ब्रिक्स है इस और इस स्पोर्ट पे इस लोड को डिफ्लेक्ट कर देगा, ये इधर डिफ्लेक्ट कर देगा, राइट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है नहीं उठाने की। तो ये इधर और इधर, हियर, ये डिफ्लेक्ट कर देगा इस लोड को, ठीक है। ये जो नेटवर्क ऑफ ब्रिक्स है ये इन स्पोर्ट्स पे, ठीक है, जो भी लोड आएगा, जो भी यहां पे रिएक्शन आएगा, ओके। पर बात ये है, क्योंकि इसकी खुद की कैपेसिटी है नहीं उठाने की, तो इसने साइड पे डिफ्लेक्ट कर दिया इस लोड को, ठीक है। नाउ दिस वाज द सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मान लीजिए ये मेरी बॉल्स है, ठीक है, काफी सारी बॉल्स है मेरी, एक दूसरे के ऊपर मैंने रखी हुई है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर मैंने ये रखी हुई है। ये 2D में तो मैं इसको कुछ ऐसे शो कर सकता हूं, पर आप 3D में आपको इमेजिन करने के लिए मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराना चाहता हूं। ये मैंने खुद एग्जांपल सोचा कि क्यों ना इस कंसेप्ट को मैं कुछ इस तरह से समझाऊं कि एक, मान लीजिए जमीन पे बॉल्स हैं, ठीक है, एक रो बॉल्स की मैंने ऐसे रख दी, उसके साथ ही कनेक्टेड दूसरी रो बॉल्स की ऐसे रख दी, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठवीं ऐसे, ऐसे करते 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 मैंने पता ही नहीं कितनी रोज बना दी बॉल की। ये जो रो बन गई, एक लेयर सी बन गई बॉल की। आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पा रहे हो इस बात को, ठीक है, बहुत ही आसान है ये विजुअलाइज करना। अगर नहीं तो मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूं, राइट। आप जैसे मैंने आपको बताया, आप वीडियो को पॉज करके अपनी आंखें बंद करके इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर बन गई बॉल्स की, इसके ऊपर मैंने एक और लेयर बॉल्स की डाल दी, ऐसी ही सेम, इसके ऊपर एक और डाल दी, इसके ऊपर एक और डाल दी, और डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया। अब बीच में से कहीं पे भी मैं एक बॉल को उठा के देखूंगा, जो मैंने लेयर बनाई ना, ये इनफाइनाइटली मैनी, मतलब इधर 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 ऊपर मैं बनाता ही गया, इनफाइनाइट तरीके से मैं उस लेयर को चलाता ही गया चलाता ही गया चलाता ही गया, ठीक है। तो कहीं पर भी मैं एक अगर बॉल को उठा लूं, तो इधर 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 कहीं पर भी देख लूं, ठीक है, उसके चारों तरफ बॉल के क्या होगा, बॉल ही बॉल, ठीक है। अब इस बॉल को मैं थोड़ा सा हिलाऊं, बीच में कहीं पे मैंने एक बॉल ले ली, इस बॉल को मैंने थोड़ा सा हिलाया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हिलाया मैंने, तो यहां पर जो थोड़ा सा ऐसे हिलाया, इसका असर जो साथ वाली बॉल्स है उस पर दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा। साथ वाली जो जो ये बॉल है दूसरी बॉल से जब कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है, तो इसका असर साथ वाली बॉल पे दिखेगा, उसका असर जो साथ वाली बॉल पे दिखा, उसका असर उसके साथ वाली बॉल पे दिखेगा, उसका असर उसके साथ वाली बॉल पे दिखेगा, ठीक है। तो जो मैंने ये असर किया, ये डोमिनो इफेक्ट की तरह एक दूसरे के ऊपर बॉल्स का इफेक्ट आपको दिखता गया। पर ये जो इफेक्ट है, ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये इफेक्ट कम होता रहेगा कम होता रहेगा कम होता रहेगा। जैसे एक पर्सन अर्थ से दूर जाता जाए जाता जाए जाता जाए, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर कम लगने लग जाता है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू उस पर कम लगने लग जाती है। इधर था ज्यादा लग रही थी, दूर गया कम लग रही है, और दूर गया कम लग रही है। पर एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हम मानते हैं कि इसने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एग्जिट कर दिया। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में तो फिर भी लगेगी, जैसे मून पे है
तो मून पे जब कोई आदमी जंप मारता है, राइट, जब एस्ट्रोनॉट कोई जंप मारता है वहां पे, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि मून की ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे लग रही है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितनी है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे लगने हट गई, नहीं, वहां पे भी लग रही है, पर इतनी कम लग रही है, इतनी कम लग रही है, हम उसके इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। 1 करोड़ में, 10 करोड़ में आप एक को ऐड करोगे, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम मानते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अब एग्जिट कर ही गया। तो अब जब मैंने इस बॉल को हिलाया था, इसका इफेक्ट जैसे जैसे मैं दूर जाता गया, जाता गया, जाता गया, तो इसका इफेक्ट कम होता गया, कम होता गया और कम होता गया। हाँ, जो उसके साथ वाली बॉल थी वो पूरी तरह फ्रिक्शन की वजह से इसके साथ लगी हुई थी। जब मैंने थोड़ा सा हिलाया तो फ्रिक्शन की वजह से इस पे असर दिखा, फिर उसका उसके साथ वाली पे असर दिखा, ओके, ये दिखता गया। पर जैसे जैसे मैं इस बॉल के दूर जाता गया, ये इफेक्ट कम होता गया, होता गया, होता गया, और एक पॉइंट पे आके ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो गया। हम कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, राइट। जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कोई पर्सन निकल गया, हम कह रहे हैं कि अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे लग ही नहीं रहा। वैसे इस बॉल को जब मैंने हिलाया तब एक पॉइंट आया, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने इस बॉल को हिलाया था इसका असर अब दिख ही नहीं रहा कहीं पे, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट वन ये बता रहा है कि स्टिफर स्पोर्ट थी तो इस पे ज्यादा लोड गया। सेकंड ये बता रहा है कि अगर इसकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है लोड को उठाने की, तो वो सपोर्ट्स पे दे देगा, जिसकी कैपेसिटी है उस पे लोड्स को डिफ्लेक्ट कर देगा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ब्रिक्स। इन आर केस यहां पे इस बॉल को मैंने जब थोड़ा सा कुछ किया तो साथ वाली पे सबसे ज्यादा असर दिखा, जैसे जैसे दूर जाते गए वैसे वैसे असर डिमिनिश होता गया, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट्स को पकड़ते हुए मैं आपके सामने एक कंसेप्ट को लाना चाहता हूं, आर्चिंग इन सॉइल के कंसेप्ट को। तो चलिए इस कंसेप्ट पे अब हम मूव ऑन होते हैं। इस आर्चिंग के कंसेप्ट को समझाया था टरजागी ने इन हिज फेमस टरजागीज ट्रैपडोर एक्सपेरिमेंट इन हिज पेपर पब्लिश इन 1936। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में ड्राई सैंड फिल कर ली, ये सारे का सारा कंटेनर ड्राई सैंड से फिल्ड है, ठीक है। अब इस कंटेनर की जो ये बॉटम है, राइट, इस जो बॉटम वाली वॉल है इसके सेंटर पे एक ट्रैपडोर लगा दिया। ट्रैपडोर मतलब एक जैसे स्टील की प्लेट हो, उन्होंने एक्चुअल स्टील की प्लेट ही यूज की थी, उसको ट्रैपडोर का नाम दिया है, ठीक है। ट्रैपडोर क्यों? क्योंकि इसको खोलने से, इसको अगर हम खोल दें, जैसे दरवाजा खुल जाता है तो एक मान लीजिए ये दरवाजा है, मेरे रूम का दरवाजा है, ठीक है, इसको अगर मैं खोल दूं तो मैं इधर से बाहर जा सकता हूं, एक व्यक्ति बाहर जा सकता है इसके, ठीक है। वैसे ही इस ट्रैपडोर को अगर खोल दें हम तो जो ये अंदर वाली सैंड है ये बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रैपडोर लगाया यहां पे ऑफ स्टील, मतलब एक स्टील की प्लेट लगाई यहां पे। तो क्या किया कि जो ये ट्रैपडोर था, टरजागी ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये सारी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी फाइंडिंग्स उन्होंने अपना जो पेपर 1936 में एक कन्वेंशन के आगे पेश किया, उसमें ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि ट्रैपडोर लिया, इस ट्रैपडोर को स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स दी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स इसको दी ट्रैपडोर को। ये ट्रैपडोर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब इस ट्रैपडोर ट्रैपडोर क्या मेन स्टील की प्लेट है, इस पे कुछ मैकेनिज्म्स लगाए थे, कुछ थोड़ा अगर हम मैकेनिकल के तरीके से स्प्रिंग वगैरह लगा दें, कुछ भी लगा दें, ठीक है, कोई तरीके लगा दें कि जिससे इसको हम स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स में नीचे लेके आते रहे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है, ठीक है।
तो इसको धीरे 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 नीचे लेके आते गए, ठीक है। जब इसको धीरे धीरे वो नीचे लेते आते गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये ट्रैपडोर के ऊपर वाली सॉइल थी ना, जस्ट ये वाली सॉइल, ट्रैपडोर के ऊपर वाली सॉइल, ये वाली, ये ईल्ड होने लग गई, ठीक है। एक पॉइंट ऐसे आया जब ये ईल्ड करने लग गई, जब ये ईल्ड करने लग गई, उससे पहले भी ऐसे हुआ, पर जब ये ईल्ड करने लग गई तब ये इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से देखने को मिला कि जो ये उसके ऊपर वाली सॉइल है उसमें जो प्रेशर उसने लिया, प्रेशर को मेजर करने के लिए भी यहां पे कुछ प्रेशर गेजेस लगाए थे, ठीक है। तो प्रेशर जो इसके ऊपर वाली सॉइल पे लगा वो बहुत ही कम लगा। किससे कम? जो यहां पे स्टैटिक तरीके से प्रेशर लग रहा था। मान लीजिए इसका यूनिट वेट गामा ड्राई सैंड का और हाइट इस कंटेनर की एच है, तो कितना होगा यहाँ पे? गामा एच। अब यहां पे गामा एच से बहुत कम लगा। मान लीजिए गामा एच मेरा 100 आ रहा है, राइट। सपोज गामा एच मेरा 100 है, सपोज, लेट्स सपोज गामा एच 100 है, तो यहां पे जो प्रेशर आया दैट वाज लेट्स से 50 अप्रॉक्स। ऐसे नहीं था कि हाफ आया, नहीं, मैं अपने मतलब आपको एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि काफी कम प्रेशर आया। यहां पे मान लीजिए आ गया 50, ठीक है, 50 काफी काफी कम रह गई यहां पे प्रेशर। अगर हम बिल्कुल इसके एज पे देखें, दिस इज इट्स एज, ठीक है, ये मैं इस फ्रॉम रेड मार्कर आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम। यहां पर प्रेशर रह गया 50 ट्रैपडोर के ऊपर, जस्ट ट्रैपडोर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं जस्ट dx डिस्टेंस इधर चला जाऊं तो 50, और अगर मैं जस्ट इधर जाऊं, जस्ट dx डिस्टेंस जस्ट बार, तो इधर प्रेशर बहुत देखने को मिला। जैसे मान लीजिए ये 100 था, ये 100 से ज्यादा आया 120, ठीक है। यहां पे देखने को हायर प्रेशर देन दिस गामा एच वाज सीन हियर, ठीक है। दोनों साइड सिमेट्रिकल तरीके से चलेगा जो भी प्रेशर डायग्राम होगी हमारी, ठीक है। यहां पे 120 का प्रेशर आया, यहां पे 120 का, यहां पे 120 का। स्टैटिक मान लीजिए गामा एच था मेरा 100, यहां पे 120, यहां पे 120, यहां पे 50 रह गया, जस्ट इसके ऊपर 50, ठीक है। जस्ट अगर मैं अंदर जाऊं, जस्ट अंदर, और अगर जस्ट बाहर जाऊं तो 120। पर जब इसके हम दूर जाते गए, जैसे जैसे 120 के हम दूर जाते गए, स्ट्रैपडोर के एज से हम दूर जाते गए, तो ये प्रेशर कम होता गया, कम होता गया, होता गया, होता गया। पर एक पॉइंट ऐसा आया जब ये प्रेशर फिर से कितना हो गया 100, जो ये स्टैटिक प्रेशर था यहां पे फिर से स्टैटिक प्रेशर के इक्वल हो गया। दिस इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकली ये जा रही है प्रेशर डायग्राम यहां पे। अब अगर आप इसके बीच में देखो, ट्रैपडोर के बीच में कहीं देखोगे, तो यहां पर 50 था, तो यहां पर एक स्मॉल आपको आर्च देखने को मिलती है जिसके ऊपर प्रेशर हो जाता है 60। हाँ, इससे ज्यादा होता है जो साइड वाले होते हैं, पर इससे बहुत कम होता है। जो ये ऊपर है ना प्रेशर, जो 120 हो गया, इससे बहुत कम देखने को मिलता है। थोड़ा सा हायर देखने को मिलता है बीच में, ऑफ कोर्स 60, पर इससे बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रेशर डायग्राम क्यों आई। ये ट्रजागी ने अपनी थ्योरी में बताया कि ऐसी, ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को थ्योरी से वैलिडेट करने की कोशिश करी। वो थ्योरी क्या थी? वो कुछ ऐसी थी कि जब ये बीच वाला सॉइल है, जब हमने इसको लोअर करते गए, जब ये ईल्ड करने लग गया ना, तब इसकी कैपेसिटी लोड को उठाने की बहुत कम रहेगी, बहुत कम, राइट, बहुत कम, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत कम रह गया। जैसे अब आप देख पा रहे हो, एक बार 60 को भूल जाओ, 50-50 रह गया,
ठीक है, ये रह गया प्रेशर यहाँ पे। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपको ना कराया हो, पहले आपने पहले ना पढ़ा हो, पर अगर आर्चिंग इन सॉइल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, एक्चुअल में वो कंसेप्ट कहां से आया, अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को समझ लें और उसके हिसाब से जो ट्रजागी ने आर्चिंग इन सॉइल की डेफिनेशन थी उसको समझ लेना, तो आपके कंसेप्ट एक नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड होंगे। ठीक है, आपका जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड है जो, वो एक हायर लेवल पे डेवलप होगा। आपको ये समझ आएगा कि जो जीनियसेस थे वो किस तरीके से सोचते थे। ठीक है, नाउ बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्यों? सॉइल ईल्ड करने लगी तो बहुत कम लोड भी ये उठा पाएगी, बहुत कम प्रेशर। ठीक है, तो ये साइड वाले प्रेशर, साइड वाले जो है, साइड वाला जो सॉइल है, इस ट्रैपडोर के जो साइड वाला सॉइल है उसको इस ट्रैपडोर के ऊपर वाले सॉइल ने लोड देना शुरू कर दिया। जैसे हमारी इस आर्च में इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी उठाने की, तो इसने साइड में लोड को डिफ्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, और जैसे इस केस में मैंने आपको बताया ये स्टिफर सपोर्ट थी, इसकी ज्यादा कैपेबिलिटी थी उठाने की कंपेयर टू दिस, तो इसने ज्यादा लोड उठाया। जब ये ईल्ड करने लग गया, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही कम बची लोड को उठाने की, बहुत ही कम, बहुत कम। तो ये साइड पे जब डिफ्लेक्ट करने लग गया, इसके साथ साथ जो साथ वाली सॉइल थी दैट वाज स्टिफर, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहती थी। जो ट्रैपडोर जब हम लोअर करते गए, इसके ऊपर वाली सॉइल तो सेटल करने लग गई, पर जो इसके एजेस थे वो सेटल नहीं करना चाहते थे, वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहते थे। राइट, न्यूटन के अकॉर्डिंग भी, अगर आप न्यूटन के लॉ देखो, उनके अकॉर्डिंग भी ये है, जो इनर्शिया का लॉ है, जो चीज चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है। ठीक है ना, चाहती है, हालांकि टाइम के साथ साथ उसमें मोशन आ जाता है, राइट, जो रुकी हुई है और जो चली हुई है वो रुक भी जाती है, पर उसकी कोशिश क्या होती है, जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है, जो रुकी है वो रुकी होना चाहती है, रुकी रहना चाहती है वो। तो जो ये साइड वाली सॉइल है ये भी रुकी रहना चाहती है। ठीक है, ये नहीं चाहती कि इस पे कोई राइट डिफ्लेक्शन आए या कोई डिफॉर्मेशन आए इसकी, तो उसकी वजह से, उस डिफॉर्मेशन को रोकने की वजह से ये अपना प्रेशर बढ़ा लेती है। जब इस पे कोई असर दिखा, इस वाले, हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेनुलर सॉइल की। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, कौन सी सॉइल ली थी ट्रजागी ने, ड्राई सैंड। जो ये आर्चिंग इन सॉइल्स का सारा कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट ये किसके लिए, ग्रेनुलर सॉइल के लिए। सारा जो ये आर्चिंग इन सॉइल का कंसेप्ट है, ये सारे का सारा ग्रेनुलर सॉइल्स के केस में ही लगता है। जो हमने ग्रेनुलर सॉइल्स पिछले लेक्चर में किया ना, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हम कोहेसिव सॉइल पे नहीं गए। ठीक है, तो जो असर यहां पे दिखा, ठीक है, उसका असर इधर भी दिखेगा। राइट, जैसे मैंने बॉल को हिलाया था, उसका असर साइड वाली बॉल्स पे दिखेगा, ओके दिखेगा, पर ये मूव नहीं करना चाहती। अगर ये नहीं मूव करना चाहती तो ये अपना प्रेशर बढ़ा लेगी, 120 कर लेगी। पहले 100 था, अब 120 कर ले, क्योंकि ये मूव नहीं करना चाहती। ठीक है, ये हालांकि इसको भी रोक रही है मूव होने से, पर ये खुद तो बिल्कुल नहीं मूव करना चाहती, इसने 120 कर लिया अपना प्रेशर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, ये जो है इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, इसने साइड पे डिफ्लेक्ट कर दिया, और इसके साथ साथ दोनों फिनोमिना आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों फिनोमिना, ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, इसने साइड पे डिफ्लेक्ट कर दिया, प्लस जो साइड वाला सॉइल है वो ज्यादा स्टिफर है, तो स्टिफर विल टेक मोर लोड। ओके, इट इज टेकिंग मोर लोड, इट इज टेकिंग मोर प्रेशर। ठीक है, तो ये ज्यादा ले रहा है, ऑफ कोर्स 120 ले रहा है। उसके साथ साथ जो यहां पे मैंने बॉल हिलाई थी, उसका असर साथ वालों पे दिखेगा, दिख रहे। तो जो ये तीनों कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए थे, इन सभी का मर्जर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्योंकि जो आर्चिंग इन सॉइल्स है, ये जो सॉइल मैकेनिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उनमें से है। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होती है, जैसे टनलिंग में होती है इसकी एप्लीकेशन, डिफरेंशियल सेटलमेंट में इसकी एप्लीकेशन होती है,
ठीक है। ये क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे तरीकों से आपको ये समझाया जाए कि ये आपको डिफिकल्ट लगे ना, आपको ये लगे कि हाँ दिस वाज अनदर एक्सपेरिमेंट, दिस वाज अनदर क्लास, आपको ये कुछ स्पेशल ना लगे, राइट। तो इसलिए मैंने ये 3 एग्जांपल्स में आपके सामने लेके आया था। नो, तो ये 120 ऐसे आपको अभी समझ आ गया कि क्यों, अभी 60 को भूल जाओ, वो भी समझाऊंगा। 50 क्यों आया, क्योंकि यील्ड करने लगी, कैपेसिटी कम, 120 आ गया। अब जैसे जैसे हम दूर जाते गए, इस बॉल को हमने हिलाया था, जैसे जैसे हम दूर जाते गए इस बॉल का स्तर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। कोई पर्सन अर्थ के ग्रेविटेशनल, अर्थ से दूर जाता गया, उस पर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से हम कह रहे हैं कि अब निकल ही गया। यहां पे 120 था प्रेशर, जैसे जैसे दूर जाते गए वो असर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जब हम कहने लग गए कि जो पहले प्रेशर था सॉइल ग्रेन्स पे, अब उतना ही प्रेशर है 100। ये ट्रांसमिट कैसे हुआ एक दूसरे से? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से एक पे जो आपने डिस्प्लेसमेंट दी, फ्रिक्शन की वजह से उसने दूसरी को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, एंड द चेन कंटिन्यूड। पर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे वो कांस्टेंट हो गया, 100 हो गया, जो पहले था उतना ही हो गया, ठीक है। क्योंकि जो एक असर बना था आपका, डोमिनो इफेक्ट बना था, तो क्या होता गया कि जो डोमिनो गिर रहे थे वो दूर होते गए, दूर होते गए। एक अगर आपने डोमिनो से ये विजुअलाइज करना है, डोमिनो इफेक्ट जो आप देखते हो कि एक को आप हिलाते हो वो गिरते रहते, गिरते रहते, गिरते रहते। अगर आपने उस तरीके से विजुअलाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि डोमिनो जो है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उनका डिस्टेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि डोमिनो फॉल करना बंद कर गए, ठीक है। नो, ये है आर्चिंग का इफेक्ट। पर अभी एक बात मैंने क्लियर नहीं की कि यहां पे 60 क्यों आया। अगर आप देखोगे ना कहीं पे टेक्स्ट में आर्चिंग इन सॉइल्स कहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो यही मेंशन किया होता है कि सेंटर में प्रेशर कम हो जाता है, साइड पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहने का वो ये मतलब होता है उनका कि ट्रैपडोर के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और साइड पे बढ़ जाता है। पर अगर आप इसको ज्यादा डीपली इसकी डायग्राम को स्टडी करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यहां पे प्रेशर बढ़ा हुआ होता है ऑन इट्स सेंटर, ट्रैपडोर के सेंटर पे कंपेयर टू इट्स साइड्स प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ये प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? वही चीज, जो स्टिफर सपोर्ट है वो ज्यादा लोड कैरी करेगी। ये स्टिफर कैसे हो गया? इसीलिए स्टिफर हुआ, जो ये सेंटर वाला सॉइल है, सेंटर वाले ग्रेन्स है, इसीलिए ये स्टिफर है, क्योंकि जो ये साइड वाले हैं उन्होंने तो कम से कम इसको पकड़ा हुआ है ना, उन्होंने इसको कन्फाइन किया हुआ है, उसकी वजह से ये ज्यादा, राइट, ये ज्यादा स्टिफर है। जब हम इसको नीचे करने लग गए तब ये सॉइल नीचे होने लग गया। अब जब ये ट्रैपडोर से एस्केप होने लग गया तो इनके यहां पर तो कुछ है नहीं इसको बचाने के लिए, ये तो इधर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। पर हाँ, जो बीच वाला है उसको फिर भी साइड पे जो सॉइल है उसकी सपोर्ट है, उसकी वजह से, मैं ध्यान दीजिए मैं उस सॉइल की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ट्रैपडोर के ऊपर है, ठीक है। प्रेशर डायग्राम हमने कुछ इस तरह से बनाई है, पर मैं बात उसकी कर रहा हूं जो बिल्कुल यहां पे सॉइल है, ठीक है। साइड वाल तो गिरता गया, बहुत बहुत कम प्रेशर लेने लग गया वो, राइट। एक्चुअल में उसके गिरने का रेट भी अगर गिरेगा बहुत कम होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, ठीक है। तो साइड पे सपोर्ट नहीं रही है जब हम इसको लोअर करते गए, पर यहां जो सेंटर पे था उसका फिर भी जो साइड वाले थे उनसे सपोर्ट था। उसकी वजह से जो कन्फाइनमेंट हुई ना साइड में जो सॉइल था उसकी वजह से यहां पे प्रेशर बढ़ गया कंपेयर टू इट्स साइड्स। जो ट्रैपडोर की एजेस है उसके कंपेयर टू ट्रैपडोर के बिल्कुल सेंटर में देखोगे तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ये है आर्चिंग इन सॉइल्स का कंसेप्ट। आर्चिंग इन सॉइल्स मतलब कि जब जो सॉइल है वो यील्ड करने लग जाता है तो वो अपने साथ वाले जो सॉइल है उसको प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमिना को हम आर्चिंग इन सॉइल्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है जो ट्रजागी ने
अपनी बुक लिखी, ये पेपर 1936 में पब्लिश किया उन्होंने, ठीक है। पर जो ये हमारे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है, इन्होंने जो 1943 में अपनी बुक लिखी, उसमें फॉर्मल तरीके से आर्चिंग इन सॉइल की डेफिनेशन दी, ठीक है। थियोरेटिकल सॉइल मैकेनिक्स उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने फॉर्मली आर्चिंग इन सॉइल की डेफिनेशन दी। उसके बाद हमारा जो मॉडर्न जियोटेक्निकल लिटरेचर है, वो आर्चिंग इन सॉइल की डेफिनेशन को थोड़ा अलग तरीके से उसको मॉडिफाई करके थोड़ी आसान तरीके से उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। हम दोनों डेफिनेशंस करेंगे, पर पहले ट्रजागी वाली करेंगे, क्योंकि उससे जो क्लैरिटी बनती है ना, दैट इज ऑफ डिफरेंट लेवल, ठीक है। ये आपको जो हो रहा है वो तो आपको समझ आ ही गया, ठीक है। अब आर्चिंग इन सॉइल्स की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ, राइट। जैसे देखिए, जैसे ये वाली आर्च होती है, जैसे मेसनरी आर्च होती है, उसमें जब इसकी कैपेसिटी नहीं बचती कैरी करने की, तो इस साइड में लोड को डिफ्लेक्ट कर देती है, राइट। वैसे जब इसकी कैपेसिटी नहीं बचती कैरी करने की, तो साइड में, साइड वाला जो सॉइल है जिसकी कैपेसिटी है कैरी करने की, उसको प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, इसी को हम आर्चिंग इन सॉइल्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने शॉर्ट में बताना हो, राइट, जो आर्चिंग इन सॉइल्स है वो क्या है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ सॉइल, ड्यू टू यील्डिंग ऑफ सॉइल। हाँ, अगर यील्डिंग ऑफ सॉइल नहीं भी हो रही, फिर भी आर्चिंग का फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, पर वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से आपको तभी देखने को मिलता है जब इसकी यील्डिंग होती है बीच वाले सॉइल की। इसलिए जब डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है, अगर आप सॉइल मैकेनिक्स की कोई बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो, उसमें आपको ये कहीं पे देखने को मिलेगा कि कहीं डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रही है, उसकी वजह से आर्चिंग इन सॉइल होगा, उसकी वजह से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होगा, ये होगा वो होगा, तो उसमें सॉइल यील्ड नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए आर्चिंग इन सॉइल टर्म इस्तेमाल करनी, आई डोंट नो इट्स ओके कि नॉट, ठीक है, क्योंकि ट्रजागी ने ये जो डेफिनेशन दी, ये जब सॉइल यील्ड करने लग जाए तब दी थी, पर फिनोमिना यही रहता है, ठीक है। तब यह है कि इतना कम नहीं होता 50-50, पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होने लग जाता है जब सॉइल की जो एक तरह से बात यह, जब उसकी जो कैपेबिलिटी है लोड को उठाने की वो कम होने लग जाती है, तो वो साइड वाले सॉइल पे प्रेशर को फेंकने लग जाता है, ठीक है। इसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर कह रहे हैं। तो अगर मैं ट्रजागी के तरीके से बात करूं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ सॉइल, ड्यू टू यील्डिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। इसी को कहा जा रहा है आर्चिंग इन सॉइल्स, आर्चिंग इन सॉइल्स, इसी को कहा जा रहा है, ठीक है। नाउ दिस, अब जो ट्रजागी की 1943 की बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। तो ट्रजागी के अकॉर्डिंग सॉइल आर्चिंग इज ए कंडीशन that arises when part of a soil mass, ये जो part of a soil mass है, ये हमारे केस में कौन सा है, जो ट्रैपडोर के ऊपर वाला था, when part of a soil mass yields, ठीक है, and the remaining part of the soil, हमारे केस में remaining part of the soil कौन सा था, जो ट्रैपडोर के साइड वाला सॉइल, दोनों साइड्स पे, बीइंग मोर स्टेबल, हाँ था ज्यादा स्टेबल, बीच वाला तो साथ के साथ जा रहा था, साइड वाला ज्यादा स्टेबल था, उसको उसके साइड वाले ने पकड़ा हुआ था। बीइंग मोर स्टेबल टेंड्स टू कैरी मोर लोड, हाँ ज्यादा उठा रहा था, ठीक है, वो सिर्फ 50 उठा पा रहा था, ये 120, जो स्टैटिक थी उससे भी बढ़ गई थी। बाय मोबिलाइजिंग शीयर स्ट्रेसेस, हाँ जो फ्रिक्शन से एक दूसरे के साथ जारी है, वो शीयर स्ट्रेसेस ही तो मोबिलाइज हो रही हैं। शीयर स्ट्रेसेस कब मोबिलाइज होंगी, आप सोम में पढ़ते हो, ये हमारी मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, यहां पे लोड लग रहा है P, तो शीयर हम कब कहते हैं, शीयर का मतलब होता है कट जाना। अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे शीयर का,
शीयर का मतलब होता है कट जाना। अगर आप जो स्ट्रक्चर में जब आप बनाते हो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स बाय मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, उसमें भी आप यही करते हो। जब आप मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल का शेयर फोर्स की डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तब भी आप यही करते हो कि आप बीम को कट कर लेते हो और फिर बीम की डिफ्लेक्टेड शेप को आप देखते हो। ठीक है, तो शेयर का मतलब होता है कट करना। तो यहां पे जब भी हम लोड लगाते हैं ना पी, इसकी वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट आती है उसकी वजह से क्या होता है कि बीम कि इस जो अगर मैं इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं आपको, कि जो भी यहां पे फोर्स लगी उसने बीम को काट दिया, काट के बीम का ये हिस्सा ऐसे हो गया, ये ऊपर था, ये हिस्सा ऐसे हो गया। ठीक है, ये मतलब बना इसका कि एक हिस्सा ऊपर रह गया, एक हिस्सा नीचे हो गया। ठीक है, अब शेयर फोर्स का एक्चुअली में क्या मतलब है, मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस, उसकी एक्चुअल डेप्थ तक लेके जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जो भी दूसरे कंसेप्ट्स के यहां पे ओवरलैप हो रहे हैं उनके भी आपके डेप्थ जो है वो क्लियर हो पा रहे हैं यहां पे। नाउ वो कट गया, कट के कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो शेयर का मतलब कट जाना। जब हमने ट्रैपडोर को स्लाइड किया नीचे, तो ये बीच वाला जो सॉइल है ये कट गया साइड वालों से, शेयर हो गया। जब शेयर हो गया तो अगर मैं बात करूं हमारे सॉइल की, तो शेयर फोर्स हम क्या पढ़ते हैं, शेयर फोर्स क्या होती है, टाउ। अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूं सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलर सॉइल के केस में, ये आर्चिंग का जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं किसके लिए एप्लीकेबल है, ग्रेनुलर सॉइल में। क्यों, ग्रेनुलर सॉइल में फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू सिग्मा एन बार tan phi d ड्रेन्ड। किसकी बात हो रही है, ग्रेनुलर सॉइल्स की। ग्रेनुलर सॉइल्स में हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस और ड्रेन्ड शेयर पैरामीटर्स। तो जब शेयर हुआ, शेयर होने की वजह से यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको नजर आ रहा है, तो शेयर होने की वजह से शेयर स्ट्रेसेस जब मोबिलाइज होती हैं तो क्या होता है, टेंड्स टू बाय मोबिलाइजिंग शेयर स्ट्रेसेस। मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा आसान भाषा में बता दिया था। अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या ट्रिगर होगी, शेयर स्ट्रेस। तो ट्रजागी ने क्या लिखा हुआ है, बाय मोबिलाइजिंग शेयर स्ट्रेसेस, हियर बाय मोबिलाइजिंग शेयर स्ट्रेसेस। इसी को मैंने यहां पे ऐसे आपको दिखा दिया, इधर से लेके आया ऐसे दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, एक से दूसरी कड़ी जुड़ गई। यहां पे सारे सब्जेक्ट्स को मैं आपस में इंटरलिंक करके आपको समझा रहा हूं। बाय मोबिलाइजिंग शेयर स्ट्रेसेस अक्रॉस जोन्स ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यस, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो वाले जोन्स के ही अक्रॉस शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हुई थी। क्यों, फ्रिक्शन वहां पे सबसे ज्यादा लग रही थी। राइट, हाँ, जो ये 120 से जो 100 का सफर हुआ वहां पे भी शेयर स्ट्रेसेस मोबिलाइज हो रही हैं, पर उनका इफेक्ट वहां पे इतना नजर नहीं आ रहा जितना जो साइड में जो थी वहां पे 50 और 120 बिल्कुल एजेस पे, वहां पे बहुत ज्यादा जो आपको फर्क नजर आ रहा है। राइट, डिफरेंस नजर आ रहा है वहां पे। तो अक्रॉस जोन्स ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जहां पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां पे शेयर स्ट्रेसेस मोबिलाइज होंगी और आपको कुछ ऐसा फिनोमेना देखने को मिलेगा कि जो पार्ट ऑफ सॉइल में जब ईल्ड हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉइल जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा लोड कैरी करता है। इसी को हम कहते हैं आर्चिंग इन सॉइल्स। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, वो जो हमारा मॉडर्न जियोटेक्निकल लिटरेचर है वो इसको ज्यादा इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करता है। ट्रजागी ने सिंपल येट इफेक्टिव डेफिनेशन दी है सॉइल आर्चिंग की। राइट, अब जैसे हमारा जो मॉडर्न जियोटेक्निकल लिटरेचर है वो आर्चिंग के फिनोमिना को किस नजरिए से देखता है उसको भी अब हम देख लेते हैं। अब एज पर जियोटेक्निकल लिटरेचर आप इसकी डेफिनेशन देखो आर्चिंग सॉइल्स की, तो वो कुछ ऐसे आएगी, सॉइल आर्चिंग इज द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम यील्डिंग पार्ट ऑफ ए सॉइल मास। हाँ, क्या है ये, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस कहां से, फ्रॉम यील्डिंग पार्ट ऑफ ए सॉइल मास, जो यील्ड कर रहा है हमारे केस में जो ट्रैपडोर के ऊपर है, यील्डिंग पार्ट ऑफ सॉइल मास टू एडजेसेंट लेस यील्डिंग
जो साथ वाला अगर यील्ड भी करने लगे पर कम करेगा वो, राइट, इतना नहीं। जो ये उसके ऊपर वाला है वो बहुत ज्यादा यील्ड कर रहा है, राइट। जो एडजेसेंट लेस यील्डिंग और स्टेशनरी पार्ट्स या लेस यील्डिंग या स्टेशनरी पार्ट्स, मतलब कहने का ये मतलब जो कमजोर हिस्सा है वो ताकतवर हिस्से को अपनी स्ट्रेस ट्रांसफर कर रहा है, कहने का ये मतलब आसान शब्दों में, ठीक है। ये जो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस है इसको कुछ डेफिनेशन में लिखा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस ये ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस थोड़ी आसान भाषा होगी, कुछ कुछ जगह पर इस ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस भी लिखा होता है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन में। फ्रॉम यील्डिंग पार्ट ऑफ सॉइल मास टू एडजेसेंट लेस यील्डिंग और स्टेशनरी पार्ट्स ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ, हमने ट्रैपडोर को नीचे नीचे हमने उसको डिस्प्लेस किया, नीचे जब डिस्प्लेस किया तो एक डिफरेंशियल डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी। जो बीच वाला सॉइल है वो तो सेटल किया, पर जो इधर वाला सॉइल था वो बहुत ही कम या स्टेशनरी रहा। एक्चुअल में स्टेशनरी तो नहीं रहेगा पर बहुत कम सेटल किया उसने, अपना प्रेशर बढ़ा लिया उसने ताकि वो सेटल ना करे। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो रुका हुआ वो रुका ही रहना चाहता है, उसके लिए उसने क्या किया, अपना प्रेशर बढ़ा लिया, सॉइल प्रेशर बढ़ा लिया उसने, ठीक है। तो और स्टेशनरी पार्ट्स ड्यू टू डिफरेंशियल डिफॉर्मेशन, ये सब कुछ क्यों, एक्चुअल में सब कुछ जो भी हमने पढ़ा उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, जब डिफरेंशियल डिफॉर्मेशन हुई वहां से हुई थी, रिजल्टिंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह से एंड पे क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिसी को फिर हम एंड में जाके सॉइल आर्चिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज एज पर जियोटेक्निकल लिटरेचर डेफिनेशन सॉइल आर्चिंग की, राइट। अब सॉइल आर्चिंग के कंप्लीट फिनोमिना को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शायद ही कोई इसको इतनी डिटेल में इतनी डेप्थ में कवर करता होगा, पर इसका यूज सॉइल मैकेनिक्स में बर के अलग अलग जगह पर इसका यूजेज है, सॉइल इसका आर्चिंग इन सॉइल्स का और इससे ही रिलेटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर का। अब आप कहीं पर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पढ़ लो, सॉइल आर्चिंग पढ़ लो, तो आपके दिमाग में कंप्लीट आइडिया बन जाए कि अच्छा इस चीज की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, हमारे सॉइल मैकेनिक्स में, और एक बहुत ही एडवांस्ड कंसेप्ट है ये, राइट। क्योंकि देखिए इसको समझाने के लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स का सहारा लिया आपको ये समझाने के लिए, इसी से आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा एक एडवांस्ड कंसेप्ट है, राइट। तो ये आर्चिंग एंड सॉइल्स का हमने कंसेप्ट कर लिया। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो कंस्ट्रेंट्स जो मेरे पास टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस क्लास को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, और अगली क्लास में आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो हमने पाइल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पाइल फाउंडेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें इसको एक्सटेंड करेंगे आर्चिंग एंड सॉइल्स के कंसेप्ट को, और देखेंगे कि पाइल्स के केस में जब पाइल्स हम ग्रेनुलर सॉइल में गाड़ देते हैं तो उसमें इसका कंसेप्ट कैसे काम आता है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पाइल्स में कैसी है और न्यूमेरिकल्स उसके बेसिस पे कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ईएससी 2024 में ये पूछा गया न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे, तो ये दिन भी दूर नहीं है जब गेट में पूछा जाए, राइट। तो हम ये कवर करेंगे, राइट। फॉर नाउ आवर क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।